खुद की ये महवियत मुबारक हो, खुद की ये महवियत मुबारक हो, तुझको ये उनसियत मुबारक हो, वरना किसको पड़ी है किसकी आज, तुझको ये तहनीयत मुबारक हो। कदरदानी तेरी खुदा का शुक्र, कामरानी तेरी खुदा का शुक्र, आज मेहमान है हमारा तू, मेज़बानी तेरी खुदा का शुक्र। सबको बेदार कर गया बेदार, दे के दस्तक दिलों पे वो हर बार, मिल गया तारो पौध उर्दू का, ताना बाना बुनेंगे हम दरकार। साफ सुथरी हैं तेरी तहरीरें, दिल में घुसती हैं तेरी तहरीरें, पढ़ने वालों को खूब है इदराक, कितनी मीठी हैं तेरी तहरीरें। तेरी खिदमात बेनहायत हैं, कदरदानों की एक अमानत हैं, जगमगाता है दामने उर्दू, लफ्ज़ तेरे नुजूम में जिद्दत हैं। तुझको नज़्मो नसर पे कुदरत है, तुझको हर हर कदम पे नुसरत है, काम औरों से आना खू तेरी, सीधी सादी सी तेरी फितरत है। उर्दू ही ओढ़ना बिछोना है, तेरा इसमें ही खुद को खोना है, पूरी पूरी लगन से तेरा काम, इसके चेहरे को रोज़ धोना है। खुल के आया है सामने किरदार, कितना बेदार नब्ज़ है बेदार, इसके दम से ज़रे कसीर मिला, इसको कितना है जामिया से प्यार। क्यों ना आए वो मिलने फिर हर बार, तुझसे मिलता है जो भी यहाँ एक बार। तहनीयत में यहाँ तेरी साजिद, गुल से शेरों की गूंज लाया हार। के बाद एक गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैं उसे गलती नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मैंने इब्तिदा में खैर मक़दमी चंद अल्फाज ज़रूर कहे, लेकिन सही माना में दिल से खैर मक़दम अगर कोई कर सकता है तो मुस्तफ़ा अली सरवरी हैं, और ये उनका हक़ है। वैसे शागिर्द भी और वैसे उस्ताद भी, और दो तरह से मैं मुस्तफ़ा अली सरवरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो खैर मक़दम। बेहद शुक्रिया। मैं शायर तो नहीं हूँ, किफ़ायत लफ्ज़ी से काम लेते हुए मैं अल्फाज के इंतखाब से हासिल हूँ कि कैसे मैं उन सभी मेहमानों का खैरमक़दम करूँ। दाएँ जानिब बाएँ जानिब से जो सिलसिला शुरू होता है, तो मेरे उस्ताद मोहतरम है प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल साहब, अंजुमान कॉलेज जहाँ से मैंने पढ़ा, आप मेरे उस्ताद रहे। फिर उसके बाद मैं मतलब सभी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, तो मैं जो रस्मन जो कहा गया है उस रस्म की भी तकमील करता हूँ। मैं खैरमक़दम करना चाहूँगा बहैसियत तालिब इल्म मजीद बेरा साहब के। एमफिल में मेरे सुपरवाइज़र थे मजीद बेरा साहब, तो ये सुपरवाइज़र भी थे और उस्ताद भी हैं, और सभी असातिज़ा काबिल एहतराम, क्योंकि आज की नशिस्त प्रोफेसर मजीद बेरा साहब के हवाले से मुनासिब हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आज के तमाम मेहमान, खासकर प्रोफेसर सुलेमान जावेद साहब, प्रोफेसर अखिल हाशिम साहब, प्रोफेसर एस ए शकूर साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, प्रोफेसर शौकत जाद साहब, और आपकी जो नाज़िम हैं असलम खुशोरी साहब, और ख़ास तौर पर आज की इस मजलिस की सदारत जो कर रही हैं मेरी उस्ताद मोहतरमा प्रोफेसर अशरफ साहिबा का मैं खैरमक़दम करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस नशिस्त में हम अपने तौर पर जो तहनीती इजलास रखे हैं उसका अदा करें। मैं आप सभी हज़रात का एक बार फिर से खैरमक़दम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने शिरकत को कबूल किया और रौनक की। बेहद शुक्रिया। इख्तिसार से काम लेने का बेहद शुक्रिया सरवरी। यकीन मानिएगा कि आने वाले मुक़र्रिरीन के लिए एक बहुत शुभ साल आपको कायम मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत अच्छा सहाफ़ी भी है, लेकिन उससे अच्छा मुक़र्रिर है, बहुत अच्छा लिखता है, कलमकार भी बहुत अच्छा है, कानूनवीस भी बहुत अच्छा है। यकीनन वो अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई बात कह सकेंगे। मैं फाजिल हुसैन परवेज़ एक गवाह से दरख्वास्त करूँगा, तशरीफ़ जनाब फाजिल हुसैन परवेज़।
السلام علیکم شہنشین پر تشریف فرما سماعت کرام کوئی وظیفے پر سبکدوش ہوتا ہے تو بیدار کہتا ہے آپ سے تحریر سے توجہ نہیں کہ تحریر ڈاکٹر صاحب کی مزید سرگرمی کے ساتھ عمل میدان میں واپسی کی خوشی میں ہے تو آگے چل کر معلوم ہوگا. میں 20 سال پہلے کراچی سے ایک پرچہ نکلتا ہے جو مجھل عثمانی یا مرحب عثمانی شاہ ولی الدین صاحب اس کے ایڈیٹر ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا مضمون پڑھا تھا تو بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی. تقریباً 10-12 سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. پھر یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کے آگے ضرور طے کرنے کا موقع ملا. ابھی آپ پر جو خدمات پر جو کتاب مرتب کی 167 کی زیادہ رہنے کے بعد یہ اندازہ ہوا آپ نے قوم میں بیداری کی لہر بھی پیدا کی, سوئے میں ذہنوں کو بیدار کیا, مگر آپ مزید بیدار سے زیادہ مزید مجاہد رہے. آپ نے اورنگ آباد کے نام کو تبدیل کرنے کے خلاف جو عمل جہاد کیا, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے سیکولر کے نام پر آئے بائے شاہ بکنے والے شعراء کے خلاف اپنا جو قلم جہاد کیا, ہم اسے سلام کرتے ہیں. آپ نے یونیورسٹی کی ملازمت کے دوران مختلف کوششوں سے تنقیدوں کے تیر جس طرح سے سہے مگر اپنی خدمات کو جاری رکھا. آپ کی اس جذبہ جرات کو ہم سلام کرتے ہیں. مغربی ممالک میں تو اصل زندگی, عملی زندگی کا آغاز اسی عمر سے ہوتا ہے. ابھی بھائی لوگوں نے انجمن وظیفہ خاران بھی بنائی ہے, اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وظیفہ خاران آج کے نوجوان نسل سے کہیں زیادہ مستعد چوکس احتیاطی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ خدمات انجام دیں گے جس کی ضرورت ہے. آپ کی رہنمائی کی ہمیں ضرورت ہے, اور آپ کی اس نئی اپنی زندگی کے آغاز پر ہم آپ کو برابر پیش کرتے ہوئے ایک تمنا اظہار کرتے ہیں اور فریض حج کی سعادت سے پہلے وہ بار بار پیش کرتے ہیں. شکریہ. فاضل حسین پرویز نے کہا کہ یہ وظیفے اس نے خدمت سے علیحدگی خوشائند ہے, تحریر پیش کی جائے, کیا کیا جائے. دراصل قید و بند کی سہولتوں سے جب کوئی پرندہ آزاد ہوتا ہے تو وہ آزاد پرندہ زیادہ بہتر ہوتا ہے چمن کے لیے. ہر شاخ پہ جا سکتا ہے اور ہر شاخ کی خدمت کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر وزیر بیدار کی آزادی کا ہمیں جشن منانا چاہیے. اور آپ نے اورنگ آباد کی باتیں بھی یاد دلائی. میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن بے شکریہ. حضرت اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر امین خاف سلیم صاحب سے. امین خاف سلیم جو اردو کے مجاہد ہیں, میں ان کو مجاہد اردو کے طور پہ جانتا ہوں کیونکہ وہ جدوجہد سلیم نے جاری رکھی ہے جس پر عموماً اردو والے خاموش ہونے کا فن جانتے ہیں. میں درخواست کر رہا ہوں امین خاف سلیم سے کو تشریف. السلام علیکم. صدر جلسہ اور سینشین پر تشریف فرما موجود شخصیتیں, سامعین کرام, کیونکہ ابھی اسلم بھائی نے کہا کہ روایت کو برقرار رکھنا ہے تو میں زیادہ نہیں کہوں گا. مجید بیدار صاحب کا جو بچپن گزرا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں سنائیں گے, ساتھ میں رہنے والے بچپن کی باتیں نہیں بتا سکتے ہیں, اسی لیے کہ میں ان کے دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجید بیدار صاحب کا بچپن مغل پورے میں گزرا ہے, اور مغل پورے میں دائرے میر مومن کے بازو ان کا مکان تھا. وہاں پہ ان کے دوست کا کہنا ہے
کہ جب کبھی بھی وہ ان کے گھر ملنے جاتے تھے اور کھٹکا مارتے تھے بیدار صاحب ہیں، تو اندر سے آواز آتی تھی سو رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے فاضل صاحب نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے وظیفہ خاروں کا جشن ہم نے منایا اور بڑے اچھے پیمانے پر ہم نے اس کی صدارت سب سے قدیم وظیفہ خار دے کرنا چاہیے، یاد ہو دیتے اشرف الرحمن صاحب، تو انہوں نے کیونکہ وہ وظیفہ خاران ہے، حکومت فری میں دے رہی ہے، وظیفہ تو خار کہتے ہیں، محنت کر کے یہ تیار ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ کمال صاحب کی صدارت میں وہ جشن وظیفہ خاران منایا گیا تھا، جس میں پروفیسر مجید بیدار صاحب بھی موجود تھے، ان کو بھی وہاں تہنیت پیش کی گئی۔ خیر یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی جو شخصیت ابتدا سے رہی ہے، اورنگ آباد کا حال آپ لوگوں کو دوسرے بتائیں گے۔ جب حیدرآباد آئے تو 1997 میں شاید میں نے انہیں اپنی ایک کتاب پر پیشرفت لکھنے کے لیے کہا، تو میرا افسانوں کا مجموعہ تھا گزرتے لمحوں کا گھر۔ جب میں نے انہیں دیا تو اس پر اعتراف حقیقت کے عنوان سے انہوں نے مضمون لکھا، اور ایک بڑی اچھی چیز مجھے جو پسند آئی، سب لوگ جو ہے اپنا نام لکھ کے تاریخ لکھ دیتے ہیں، مگر جو مجید بیدار صاحب نے لکھا وہ موسم بہار لکھا، چاہے وہ موسم بہار تھا اس وقت وہ مہینہ تھا۔ تو ایسی بہت ساری خصوصیتیں پروفیسر مجید بیدار کے اندر موجود ہیں، اور جب میں اپنی کتاب آسان اردو قواعد لکھ کر ان کے پاس پہنچا، اس وقت ان کا مکان لکڑی کے پل پر تھا، سوہا ہاسپٹل یا وہاں پہ تھا، تو سیہا ہاسپٹل کے پاس تھا۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کتاب بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کر چکا ہوں اور یہ بہت اچھا کام ہے، آپ کیجیے۔ میں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس کو شائع کیا، تو الحمدللہ آج تک اس کے 19 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور یہ مجید بیدار صاحب کی کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے رہبری تھی جو کتاب یہاں سامنے ہے۔ میں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں اس لیے نہیں بتاؤں کہ 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور اس 5 منٹ میں ان کی شخصیت کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کو جانے پر، کیونکہ یہاں پر پروفیسر ایس اے شکور صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہمارے جشن وظیفہ خاران میں ایک ہی وظیفہ خار نہیں تھے، باقی کہ میں ایک وظیفہ خار تھا، وہ ہم لوگ ایسی شخصیتیں تھے جس کو ابھی وظیفہ نہیں ملا ہے، ملنے والا ہے، آج نہیں تو کل مل جائے گا، ہم بھی اس صف میں آ جائیں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خاص طور پہ ہماری اپنی انجمن کی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے کہ مجید بیدار صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے، اور ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ اردو اکیڈمی میں، کیونکہ شکور صاحب یہاں موجود ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 33 کتابیں ایک ساتھ شائع کرنے کا، 33 کتابیں انہوں نے، اور شاید 17 سے ایسی کتابیں بھی آپ نے شائع کی تھی۔ تو چونکہ شکور صاحب یہاں موجود ہیں، ایسی کتابوں کے لیے وہ خدمات دے سکتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پاس یہاں اساتذہ موجود ہیں، فلبان نصر جاوید صاحب ہے، پروفیسر اشرف حفیظ صاحب ہے، عقیل ہاشمی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہے، آپ ان کی خدمات کیجیے اور اچھی سے اچھی کتابیں۔ اور ایک گزارش یہاں کرتا چلوں شکور صاحب کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ درسی کتابوں کے لیے اردو اکیڈمی آگے بڑھے، اور خاص طور پہ آج کل جو NCERT کی طرف سے درسی کتابیں آ رہی ہیں اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے وہ اس طرف توجہ دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ جناب انتخاب سلیم صاحب۔ انتخاب سلیم نے بہت ساری کتابوں کا ذکر کیا، وہ کتابیں جو اردو اکیڈمی کی جانب سے عمل میں آئی۔ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ میرے خیال سے جہاں تک میرا پڑھنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے ادیبوں شاعروں کی جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں سب سے زیادہ تبصرہ اگر کسی شخص نے کیا ہے وہ ڈاکٹر مجید بیدار ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہیں وہ نمبر یاد بھی ہوں گے کتنی کتابیں اور کن کن پر وہ تبصرہ کر چکے ہیں یا تنقید کر چکے ہیں، تجزیہ کر چکے ہیں، جائزہ لے چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ اس فن میں اپنی جگہ ایکتا اور ماہر ہیں، اور یقیناً آنے والے کل میں آنے والے ادیبوں شاعروں کے لیے ایک بہت خوشائند بات ہے کہ یہ اب آزاد ہو چکے ہیں، بہت آزادی سے آپ پہ تبصرہ اور آزادی سے کر سکتے ہیں۔ میں اب درخواست کرنے جا رہا ہوں
प्रोफेसर शौकत हयात साहब से, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने साथी के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अशरफ रफ़ी आपा, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सुलेमान अख्तर जावेद साहब, जिनसे हमने MA में तालीम हासिल की थी, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर अखिल हाशमी साहब, प्रोफेसर शकूर साहब, असलम फशवरी साहब, ज़ियादत अली साहब, डॉक्टर बशीर अहमद साहब, भ्राताश्री आचार्य मजीद बेदार जी, आपका हमारा परिचय प्रोफेसर गयास मतीन साहब के इजलास में हुआ था। बहुत ही ड्रामाई अंदाज में, जैसे कि गयास मतीन साहब किसी का तारुफ़ करवाते हैं, तो मेरा तारुफ़ उन्होंने मजीद बेदार साहब को करते हुए कहा कि भैया ये शौकत हयात है, ये हाथी मेरा साथी है, तुम्हारा भी साथी बनेगा। तो इस तरह से, उस वक्त ज़रा मोटा था, अब पतला सा नजर आ, तो मुलाकात हुई। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं, गयास मतीन साहब, मैं, अब प्रोफेसर अफजलुद्दीन इकबाल साहब सब मिलकर जामिया उस्मानिया के करीब में, जहाँ पे आजकल NCC गेट का जिक्र होता है अक्सर न्यूज़ चैनल्स में, वहाँ एक होटल थी, तो वहाँ बैठकर गुफ्तगू करे और बहुत ही पहली मुलाकात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में फासलाती तालीम के लिए, चाहे वो लिखने का काम हो या रेडियो लेसन्स हैं, वीडियो लेसन्स हैं, उसके लिए वो बहुत हमारा साथ दिया। बल्कि ऐसे वक्त में जबकि बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, ऐसे मुश्किल मौज़ूआत पे उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद जब मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन के ताल्लुक़ से जब भी उनसे हमने कहा है, तो वो आते रहे। न सिर्फ राइटर रहे, बल्कि उन्होंने बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को उन्होंने तैयार किया, जो आगे चलकर वो बहुत से अखबारात में, TV चैनल्स पे काम कर रहे हैं। बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हम आज भी मिलते हैं। आजकल वो मुंसिफ में लिखते हैं कॉलम। सही है कि रिटायरमेंट से पहले जो आप लिखते थे, वहाँ ज़रा एहतियात आप बरतते थे। आजकल आप बिल्कुल बहुत ही बेबाकी अंदाज में वो लिखते हैं। 26 जून सन 2008 में वो एक वीडियो लेसन के ताल्लुक़ से अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आए थे। वहाँ उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, दखनी नसर पर एक नज़र। उसके बारे में कुछ कहूँगा कि 11 अबवाब पे मुश्तमिल है एक किताब, जिसमें उन्होंने इस किताब में से मैं सिर्फ बाब दुआम में, जो 14वीं सदी के ज़राए अबलाग के फ़रोग़ में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ का हिस्सा, इसके बारे में मैं कहूँगा कि इस बाब में उन्होंने दक्कनी तफ़हीम के बारे में तलबा और तालिबात के लिए बहुत ही आसान से आसान अंदाज में क़ारी को, नस्ल को समझाने की कोशिश की है। और ख़ासकर उन रिसालों का ज़िक्र भी किया है हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ के। फिर कलमतुल हक़ाइक़ के बारे में और सब्रस के मतनी और लिसानी हक़ाइक़ के पेश नज़र जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या क्या उन्होंने किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर वो बात कही है उन्होंने कि किस तरह से हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ ने अवामी या अदब को वो किस तरह से उन्होंने आम इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी एक पहली कोशिश थी मास कम्युनिकेशन की, ज़राए अबलाग की, कि एक सूफ़ी ने आम इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इसका भी उन्होंने ज़िक्र किया है। मैं इससे हटकर कुछ और भी बात कह सकता था, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैं कह नहीं पाऊँगा। बहरहाल एक अच्छी सी किताब है, जिसमें दखनी नसर पे तहक़ीक़ करने वालों के लिए एक अच्छे मशअल राह के तौर पर उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि किताब को फिर से एक बार आप उस पर नज़र सानी डालें, फिर उस पर लिखें। ख़ासकर बहुत सी चीज़ें
हमने इसमें सीखा है। बात जैसे ऐसी हैं, बाद में हम बैठ कर उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो फिर बेहद शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। तो मुद्दत हुई है यार का देखे हुए जमाल, बेखुद दहलवी का शेर है। मुद्दत हुई है यार का देखे हुए जमाल, लेकिन गई नहीं मेरी खुद रफ्तगी हुनूस। रिंद लखनवी का एक शेर है, ख़याल यार का खुद रफ्तगी नतीजा है, जो याद आ गई उसकी तो ख़ुद को भूल चले। जाने से पहले मैं जामिया उस्मानिया के तमाम सपूतों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के निसाबी मवाद की तश्कील में बहुत हमारा साथ दिया। और जामिया उस्मानिया के आर्ट्स कॉलेज के पास से जब भी गुज़रता हूँ मैं बहुत ही रश से देखता हूँ और बार बार आसिफ साबे, नवाब मीर उस्मान अली ख़ान को याद करता हूँ और वहीद अख्तर का वो शेर मैं सुनाते हुए आपसे रुख़्सत लेता हूँ। मादरे जामे तेरे हर संग में दिल हमारा धड़कता रहेगा सदा। शुक्रिया। प्रोफेसर शौकत हयात की नज़र में एक शेर करना चाहूँगा कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे ही हैं। हज़रात मोहतरम, बेहद शुक्रिया जनाब प्रोफेसर शौकत हयात का, बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया उन्होंने। एक बात जो मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र है प्रोफेसर मजीद बेदार की, कि वो बैसे तालिब इल्म जामिया उस्मानिया से वाबस्ता रहे और शायद उसके बाद तकरीबन 19 साल तक वो जामिया से बाहर रहे। उसके बाद फिर वापस आए और जामिया में उन्हें मुलाज़मत मिली, जो शायद बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि ज़्यादातर रिकॉर्ड जो जामिया उस्मानिया का है, यहाँ के अक्सर बेशतर तालिब इल्म जब बाहर चले गए तो बाहर चले गए। खुद प्रोफेसर सुलेमान जावेद जामिया के ही तालिब इल्म थे, लेकिन श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे और वहीं से वो डॉक्टर एब अंसारी का भी मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर एब अंसारी का भी सिलसिला कुछ ऐसे ही था। मैं अब दरख्वास्त करने जा रहा हूँ डॉक्टर मसूद जाफरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। डॉक्टर मसूद जाफरी से शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा अदबी कहकशां और ख़वातीन हज़रात, मैं चंद बातें कहकर रुख़्सत दूँगा कि आज हम प्रोफेसर मजीद बेदार साहब के तहरीरी जलसे में शरीक हैं। मजीद बेदार जब भी जामियाती सतह के असातिज़ा की फहरिस्त साजी की जाएगी, उसमें मजीद बेदार का नाम जली हुर्फों से लिखा जाएगा। मजीद बेदार एक उस्ताद ही नहीं, एक बेहतरीन और अच्छे इंसान भी हैं और उनके मिजाज में तसव्वुफ़ का रचा हुआ है। उनका 2 गहवारे हैदराबाद और औरंगाबाद से ताल्लुक़ रहा और औरंगाबाद भी सूफिया और औलिया की सरजमीन रही और हैदराबाद में भी बेशुमार सूफिया और औलिया महवे खाते हैं। अगर हम देखें औरंगाबाद से आगे बढ़ते हैं तो दौलताबाद और खुल्दाबाद। एक अजीब इत्तेफाक है कि खुल्दाबाद में बानी आसिफ जाही सल्तनत महवे ख्वाब है और हैदराबाद में बानी हैदराबाद कुली कुतुब शाह महवे ख्वाब है। इन दोनों के वसीले से मजीद बेदार को समझना चाहिए। मजीद बेदार हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन उनका दिल, उनकी सांसें औरंगाबाद में रहती हैं और जब वो औरंगाबाद में रहते हैं तो उनका दिल हैदराबाद में रहता है। तो औरंगाबादी ये समझते हैं कि वो हैदराबादी हैं और हैदराबादी ये समझते हैं कि वो औरंगाबादी हैं और 2 शहरों का भी उन पर उतना ही हक़ है
जितना मस्जिद बेदार का इन दो शहरों से वाबस्तगी रही है। मस्जिद बेदार का तस्नीफ़ व तालीफ़ के सिलसिले में भी बड़ा अहम काम रहा है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बनाई। हिंदुस्तान का कोई रिसाला, कोई जरीदा ऐसा नहीं है जिसे मस्जिद बेदार के मज़ामीन छपते ना हों। मस्जिद बेदार से तारुफ रसायल के ज़रिए ही से मेरा हुआ और उनके मज़ामीन देखकर मैं हैरत ज़दा हो जाता था कि एक शख्स इतने रसायल में कैसे लिख सकता है, क्या उसे और कोई काम और कोई मसरूफियत नहीं। मस्जिद बेदार ने अपने तालिब इल्मों को तालिब इल्मों की हैसियत से नहीं, अपने बच्चों की तरह उनसे सलूक किया और उनसे बर्ताव किया। मस्जिद बेदार साहब के ताल्लुक़ से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे नसर निगार ही नहीं, वो एक अच्छे शायर और अफसाना निगार भी रहे हैं। उनका अदबी सफ़र शुरू हुआ अफसाना निगारी से और शायरी से, लेकिन बाद में चलकर उन्होंने सर सैयद की तरह शायरी के दामन को तर्क कर दिया और अफसानों को भी शायद खैर बात कह दिया और मुकम्मल तौर पर वो तहक़ीक़ व तदवीन में जुट गए। उनकी तहक़ीक़ी किताबें काफ़ी अच्छी हैं, मारिफतुल आरा हैं। दक्कन पर लिखना अरख रेज़ी का काम है। दक्कन पर बहुत से लोगों ने कलम उठाया, मस्जिद बेदार ने भी दक्कन का इंतखाब किया और मैं समझता हूँ कि उर्दू के बहुत से असातिज़ा ने इस तरफ कोशिश की है कि दक्कनियात पर भी कुछ लिखा जाए, लेकिन आज का अहद दक्कनियात से बिल्कुल तही हो चुका है। हम दक्कन में रहते हैं, जिस तरह के पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर की बात है कि हम दक्कन में रहते हैं, लेकिन हमको दक्कनियात से कोई वाबस्तगी नहीं है। डिकोडिंग करनी पड़ती है दक्कनियात की। मस्जिद बेदार एक जिंदा दिल आदमी का नाम है, मस्जिद से ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत का नाम है। उनकी खलवतें मुनाजात व इबादत में गुज़रती हैं और जलवतें वो खिदमत खल्क़ में गुजारते हैं। मैंने उन्हें देखा है कि लंच पर जाते हुए भी अगर कोई